नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र और प्रकृति कैसी है। कल हमने पढ़ा बच्चों तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा, तुलनात्मक राजनीति क्या है। अब हम आज पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र, मतलब कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में या उसकी विषय वस्तु में क्या क्या सामग्री आती है या उसके अध्ययन में किसे शामिल किया जाए और किसको बाहर रखा जाए। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के साथ एक समस्या यह है कि इसका क्षेत्र बड़ा विवादास्पद है, क्योंकि इसके विषय क्षेत्र के साथ यह समस्या है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्या शामिल किया जाए और क्या उसके अध्ययन से बाहर रखा जाए, अर्थात उसका सीमांकन कैसे किया जाए, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ कैसी हो, उसके किस प्रकार के सिद्धांत हो। इस बारे में राजनीतिक विचारकों में एक राय नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्या शामिल किया जाए। इसलिए इसका क्षेत्र है जो काफ़ी विवादास्पद है। इसमें अध्ययन के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि इसका अगर हम इसमें अध्ययन क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दें तो ये राजनीतिक विज्ञान के अनुरूप बन जाता है, और अगर इसके अध्ययन क्षेत्र को हम सीमित रखें तो ये स्वतंत्र एक अनुशासन के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विचारकों में गहरा मतभेद रहा है। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को संकुचित अर्थ में लिया है, अर्थात परंपरागत विचारकों के लिए तुलनात्मक राजनीति केवल विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। विभिन्न सरकारों के कानूनी और संस्थात्मक ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो सरकार के अंग है, इनकी आपस में तुलना करना तुलनात्मक राजनीति है। तो ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का एक संकुचित दृष्टिकोण है जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को सीमित बनाकर रख देता है। इन अध्ययनों में कहीं पर भी अनौपचारिक अध्ययनों का स्थान नहीं है, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के बाहर भी अनेक संस्थाएं, समूह हैं, जैसे दबाव समूह, हित समूह, जनमत वगैरह, इस तरह की इसका अध्ययन इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था तुलनात्मक राजनीति क्या है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों और क्रियाओं के साथ साथ विभिन्न गैर राजनीतिक और गैर सरकारी, औपचारिक, अनौपचारिक सभी प्रकार की क्रियाओं और गतिविधियों का अध्ययन है। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ है या जो क्षेत्र है जो परंपरागत विद्वानों ने बताया है वो काफ़ी सीमित व संकुचित हो जाता है। एक तरफ हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में हम संविधान, हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चुनाव संबंधित व्यवहार, कानून, विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति जैसी विभिन्न अवधारणाओं का, विभिन्न संस्थाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश से शुरू होता है, इसलिए हम उसमें केवल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का केवल कानूनी अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें उसके आगे भी पढ़ना होगा। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं जो राजनीति के बाहर है, शिक्षा, समाज, इतिहास, अर्थ, धर्म, दर्शन, विभिन्न जैविक वातावरण आदि, इन सब का अध्ययन भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए ज़रूरी है, जिससे कि हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को और विस्तृत बना सके। अब हम बच्चों पढ़ रहे हैं विषय तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र से संबंधित विद्वानों में आपस में एक राय नहीं है। तो जीन ब्लांडेर जैसे विद्वान ने इसके क्षेत्र से संबंधित जो भी दृष्टिकोण है या जो विवाद है उसको दो भागों में बांटा है। पहला है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से संबंधित सीमा संबंधित विवाद, और दूसरा है मानकों व व्यवहार के पारस्परिक संबंधों से संबंधित विवाद। पहला दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे जो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहला है सीमा संबंधित विवाद, अर्थात कि सीमा संबंधी विवाद का मतलब कि सभी राजनीति वैज्ञानिक इस बात पर तो सहमत होते ही हैं या मानते ही हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है, और इस प्रकार उसमें उसके विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का और उनके कानूनी ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन है। लेकिन विवाद यहाँ पर है विद्वानों में कि जो हम तुलना करते हैं विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के कानूनी ढांचों की,
उनके उन संस्थाओं के राजनीतिक क्रियाकलाप क्या है, या उनकी क्रियाएं कैसी है, या वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका उनका दृष्टिकोण कैसा है, राजनीतिक संस्थाएं किस तरह से उनकी क्रियाएं गतिविधियां हैं, और वो किस तरीके से काम करती है। तो इस तरह का विवाद है, और इस विवाद से संबंधित दो दृष्टिकोण विद्वानों में प्रचलित है, एक कानूनी दृष्टिकोण और दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये दोनों दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण मतलब कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न कानूनी ढांचों या विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, मतलब कि संविधान के अंतर्गत कानून द्वारा जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जो स्थापित की गई है उनके राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाए। और इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारों का जो अध्ययन है वो संविधान और संविधान के अंतर्गत निहित उनके जो कार्यकलाप है उनकी तुलनात्मक राजनीति में की जानी चाहिए, ऐसा इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है। लेकिन इस दृष्टिकोण में कमी है, या इसकी ये आलोचना की जाती है कि इस तरह के संवैधानिक ढांचों के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ देश के संविधान में कुछ और नियम हैं और व्यवहार में वहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं अलग तरीके से संचालित होती है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान का अगर हम अध्ययन करें या राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करें संविधान के आधार पे, तो आज भी ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरह से वहाँ पर लोकतंत्र है। तो इस प्रकार हम कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। जीन पांडेल ने राजनीतिक व्यवहारवादी पक्ष का अध्ययन किया, अर्थात कि जो राजनीतिक संस्थाएं या जिन राजनीतिक संस्थाओं के हम कानूनी ढांचों का औपचारिक अध्ययन करते हैं तो वह पर्याप्त नहीं है केवल औपचारिक अध्ययन, बल्कि उन राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ताकि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन कर सकें। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से है। अब हम दूसरा दृष्टिकोण पढ़ते हैं जो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मानकों और व्यवहार के पारस्परिक संबंधों संबंधित विवाद। तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का दूसरा विवाद है मानकों और व्यवहार के बीच क्या संबंध है। इस प्रकार तो मानक क्या है? कानून, नियम, प्रक्रियाएं, उपनियम, ये सब किसी राजनीतिक व्यवस्था के मानक होते हैं। तो हम इसका अध्ययन जो है वो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवहार, लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार राजनीतिक व्यवहार कानून से या हमारे जो प्रचलित नियम है उससे विपरीत होता है, और यही बात तुलनात्मक अध्ययन में बहुत जटिलताएं उत्पन्न करता है। क्योंकि यदि हमारा राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक व्यवस्था के मानकों, नियमों, कानूनों के अनुकूल रहता है तब तो तुलना करना आसान हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक व्यवहार हमारे मानकों के अनुकूल नहीं होता, उसके प्रतिकूल होता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते या मैच नहीं होते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार तो मानकों और व्यवहार से संबंधित जो दृष्टिकोण है उसमें भी दोनों में मानक और व्यवहार से संबंधित जो दृष्टिकोण, दोनों में संबंध होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने उपरोक्त बच्चों दोनों दृष्टिकोण पढ़े तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र से संबंधित। तो तुलनात्मक राजनीति निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में न केवल विभिन्न शासन संस्थाओं का या उसके कानूनी ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन होता है, और न केवल मानकों और व्यवहार के संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि हम ये देखें कि इसमें दोनों का अध्ययन अगर शामिल है। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में जो संविधान में निहित जो ढांचे हैं, जो संगठन है, जो संस्था है, उनका अध्ययन भी, और उसमें प्रचलित मानकों और व्यवहार के आपसी संबंधों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में आता है। तो इसके आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष
तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र से संबंधित या विषय वस्तु संबंधित निकलता है जो हम इसमें पढ़ते हैं वो यह है बच्चों, हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला है कि विश्लेषणात्मक आनुभाविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आनुभाविक यानी कि वास्तविक तथ्यों पर अवलोकन पर बल दिया जाता है, जिसमें हम राजनीतिक संस्थाओं संरचनाओं के साथ साथ उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के जो राजनीतिक व्यवहार है जो वास्तविक तथ्यों से संबंधित है उसका अवलोकन किया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। दूसरा, अवसंरचनाओं का अध्ययन, मतलब कि तुलनात्मक राजनीति में केवल औपचारिक या राजनीतिक संरचनाओं के अध्ययन के साथ साथ यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अध्ययन के साथ साथ हम अन्य संरचनाओं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, मतदान, लोकमत, शिक्षा, इस तरह की विभिन्न संरचनाएं, संस्थाएं हैं जो एक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, जिसका राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसका अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। तीसरा, विकासशील देशों या विकासशील समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अब तक यही माना जाता था कि विकसित देशों की या पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, लेकिन अब इसके अध्ययन क्षेत्र में यह भी शामिल किया गया है कि यह विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों अर्थात एशिया और अफ्रीका के न स्वतंत्र देशों की सरकारों या राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल किया जाने लगा है, ताकि हम विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। नंबर 4, अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है ताकि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सके, अर्थात इसमें राजनीति के साथ साथ समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, इन सभी विषयों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि विद्वान राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन क्षेत्र को, अपनी तुलनाओं का स्तर और व्यापक बना सके। मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया जाता है वह मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर बल दिया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में विद्वान मूल्य निरपेक्षता पर अधिक बल देते हैं, यानी कि जो सिद्धांत निर्माता है वह अपने अध्ययन में अपने मूल्यों को शामिल न करके मूल्यों की दृष्टि से निष्पक्ष तटस्थ रहकर तुलनाएं करेंगे। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण में वो मूल्य निरपेक्ष रहकर अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का हमने बच्चों विषय क्षेत्र पढ़ा, विषय वस्तु पढ़ी कि किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में विद्वानों ने विषय वस्तु को शामिल करने का प्रयास किया है। एक तरफ विद्वान कानूनी ढांचों के अध्ययन पर बल देते हैं, दूसरी तरफ मानकों और व्यवहार के अध्ययन पर भी बल देते हैं, लेकिन दोनों का अध्ययन इसमें शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विद्वान विश्व में अधिक से अधिक देश जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, विभिन्न साम्यवादी देशों और साथ साथ पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को इसमें शामिल करके अपने विषय के अध्ययन को विस्तृत बनाने का प्रयास किया है। विभिन्न ऐसे नए लेखक हैं जो यह कहते हैं कि सरकार की विश्व में विद्यमान विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की वास्तविकताओं का विभिन्न रूपों में अध्ययन और तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र हमने पढ़ा बच्चों। धन्यवाद।